गुड इवनिंग। जैसा कि तुम लोग सभी पढ़े हो, पहले उस लेसन को कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग तीसरा लेसन स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बात तुम लोग से पूछना यह है कि तुम लोगों में से कोई भी पूरा वीडियो नहीं देख रहे। पूरा वीडियो का कहने का मतलब है कि जब वीडियो आप देख रहे हो उस वीडियो का फुल वीडियो देखो, तब आप पूरा रीडिंग को समझ पाए। ठीक है, तो फुल वीडियो अगर नहीं देखोगे तो तुम्हारे बुक का ये रीडिंग का जो तुमको समझाने का जो प्रोसेसिंग है वो तुम समझ नहीं। दूसरा बात, पहले आप लोग ये बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि जो प्रेजेंट सर लिखते हैं और उनका जो ईमेल या जो भी चीज से बना हुआ है वह नाम अगर किसी दूसरे के नाम से बना हुआ है तो हम यहाँ प्रेजेंट किसका करेंगे। इसलिए आप अपना नाम लिखकर, है ना, उसमें प्रेजेंट सर लिखिए। दूसरी बात, यह प्रेजेंटेशन भी लगभग लोग कम करने लगे। क्यों? क्योंकि इसका मतलब नहीं पढ़ रहे। तो यह जो पढ़ाई मिल रहा है, अगर नेक्स्ट जब क्लासेस स्टार्ट होगी उस समय आपका यह प्रेजेंटेशन सब ये काउंट हो रहा है, तुम्हारा प्रेजेंटेशन ये अटेंडेंस रजिस्टर में बन रहा है। और जिसकी ज्यादा प्रेजेंटेशन रहेगी उसी को हम लोग आइडियल स्टूडेंट में लगभग काउंट करते हैं, जो 15 अगस्त 2021 को मिलने वाला है। तो इसलिए कोशिश करना है कि अगर आपके पास मोबाइल नहीं है, दूसरे से देख रहे हैं, तो उसमें आप अपना नाम लिख के यूट्यूब के नीचे प्रेजेंट सर करना है। ठीक है, तो क्योंकि लाइक एक ही बार होगा, ठीक है, सबमिट एक ही बार होगा, लेकिन प्रेजेंट सर आप हर में कमेंट कर सकते हो जितनी बार करना चाहते हो। तो ये काम आपको करना है। दूसरी बात, वीडियो को फुल देखिए, समझिए उसको क्या बताया जा रहा है। एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, समझिए उसको। ठीक है, और जो बात कुछ पूछना हो उसको आप लिख कर भेजिए। हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में आपको वो बात समझाया जा सके। ठीक है, ओके। तो आज हम लोग तीसरा लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, भारत में राष्ट्रवाद, हिस्ट्री का। भारत में राष्ट्रवाद का पहला लेसन, थर्ड लेसन हमारा हिस्ट्री का है। पहला, विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। पहला विश्व युद्ध जो हुए, खिलाफत आंदोलन जो हुए और असहयोग आंदोलन जो हुआ, ये सब एक ही समय के कार्यकाल में हुआ लगभग। तो पढ़ते हम लोग इसके बारे में। 1919 से के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया। उसमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए और संघर्ष की नई पद्धतियों सामने आ रही थी। इन बदलावों को हम कैसे समझेंगे, उनके क्या परिणाम हैं। मतलब 1919 के बाद के सालों में, 1919 के बाद के टाइम में हमने देखा क्या, बहुत सारा राष्ट्रीय, मतलब बहुत गिनती में अगर देखा जाए तो बहुत सारा राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में आया। कोई कहीं पे सामाजिक समूह में मिलकर संघर्ष कर रहा है, नई नई पद्धतियों से कुछ न कुछ ढंग से बदलाव आ रहा था आंदोलन का। सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। मतलब प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ उसमें देखने को आया कि आर्थिक और राजनीतिक स्थिति अजब ढंग का हो गया। लोग रक्षा पे, अर्थात डिफेंस पे किस तरह से खर्च ज्यादा करने लगे। डिफेंस रक्षा में क्या होगा, हथियार में व्यय ज्यादा होने लगा। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए, युद्ध के नाम पे कर्ज लिया गया और करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया। आयकर यानी इनकम टैक्स शुरू हुआ यहीं से। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। तो युद्ध हो रहा था तो कीमत बहुत तेजी से बढ़ रहा था बहुत सारी चीजों का। और 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुना हो चुकी थी। किसी भी चीज का कीमत लगभग दोगुना हो चुका था, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ी गई थी। गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया।
क्योंकि युद्ध लड़ने के लिए सिपाही चाहिए और सिपाही का भर्ती जबरन हो रहा था, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था, मतलब उनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा था। 1918 से 19 और 1920 से 21 में देश में बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। मतलब इधर युद्ध और इधर खाद्यान्न भी खराब। क्यों? युद्ध के लिए किसानों को सिपाही में भर्ती कराया जा रहा था और किसान के लिए जो काम होगा वो काम नहीं हो पा रहा था। उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई और 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्षा और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। 120 से 130 लाख लोग मारे गए। लोगों की उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग ऐसा सोच रहे थे कि अगर युद्ध खत्म हो जाता है तो उनके अंदर जो मुसीबत है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसी समय एक नया नेता सामने आया और उसने संघर्ष का एक नया ढंग, एक नया तरीका पेश किया। ठीक है, वो क्या था देखो। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे, सत्याग्रह का विचार आया। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका गए थे। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहां की नस्ल भेदी सरकार में सफलतापूर्वक लुहा लिया था। इस पलटू को वे सत्याग्रह कहते थे। अर्थात महात्मा गांधी जब 1915 भारत लौटे थे, कहां से? अफ्रीका से। जो अफ्रीका गए, दक्षिण अफ्रीका, और वहां पे जो नस्ल भेदी सरकार, अंग्रेज वहां भी थे। अंग्रेजों ने काला और गोरा, दक्षिण अफ्रीका को काला और जो खुद थे अंग्रेज उनको गोरा, इस नस्ल भेदी से उनसे बहुत नफरत की तरह जो मतलब वहां का समूह बना हुआ था, उसको बहुत ही आसान तरीका से, हिंसा तक नहीं किए, लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ। और इस आंदोलन के द्वारा, जो आंदोलन का नाम सत्याग्रह था, उसके द्वारा इन्होंने क्या किया? वह रंगभेद या नस्लभेदी को खत्म कर दिया। वहां पे सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिंझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों की को एकता के सूत्र में बांधा जा सकता है। अर्थात गांधी जी इस बात को लेकर हमेशा बोलते थे कि सत्य की हमेशा विजय होगी। वही चीज पर यहाँ बताया जा रहा है कि गांधी जी ने अफ्रीका में किसी भी प्रकार का अपने शारीरिक बल का, डंडा का, किसी प्रकार के हथियार का उपयोग बिना किए जो है अहिंसा से, मतलब कोई प्रकार का हिंसा नहीं करके जो है वो वहां पे नस्ल भेदी को हटा दिया और दोनों तरह के वर्ण अर्थात काला और गोरा दोनों रहकर अपना काम चलाने लगे। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1916 में उन्होंने बिहार में चंपारण इलाके में दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेरा जिले के किसानों को मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेरा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन को चलाते अहमदाबाद को जा पहुंचे। ठीक आज की तरह जैसे अभी क्या अभी हम लोग के पास महामारी फैला हुआ है, कोरोना, ठीक है, उसी तरह 1916-17 में जो है 1918 में लगभग क्या था, उस समय प्लेग फैला हुआ था और प्लेग फैलने के बाद वहां पे लोगों से दमन करके कौन, अंग्रेज ज्यादा से ज्यादा टैक्स ले रहा था और कह रहा था कि हमको टैक्स चाहिए, हर चीज महंगा हो रहा था लगान वसूलने के लिए। तो इस तरह से वह लगान कैसे चुकाते, उनके घर में लोग मर रहे हैं,
कोई रोजगार नहीं था, जैसे अभी है ठीक इसी ढंग का आईना उस समय था। और वह यह सब कैसे दे पाएंगे? इस सब के चलते गांधी जी बहुत बड़ा आंदोलन किए, और आंदोलन में सत्याग्रह आंदोलन जो है इनका चंपारण में सबसे पहले चला। क्या? जो इनका बागान बनाकर इन पे नील का खेती और बहुत सारा चीज उगाया जा रहा था, अफीम ये सब, तो वह सारा चीज को बंद करने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। वो आंदोलन धीरे धीरे वहां समाप्त हुआ। उसके बाद 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसान की मदद के लिए भी सत्याग्रह किए, और धीरे धीरे सब जगह यह आंदोलन चलते गया, और शांतिमय ढंग से सरकार ने भी इस चीज को, उस समय का अंग्रेज सरकार था, वह माना। रॉलेट एक्ट, इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। और जब देखे कि यह हमारा सत्याग्रह बड़ा अच्छा ढंग से कामयाब हो रहा है ना, चूंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे उस समय, हमारा देश ही गुलाम था, तो इन्होंने देखा कि हमारे ऊपर एक बहुत ही खराब एक्ट लागू हुआ है, हमारे देश में बना है, तो इसके खिलाफ एक सत्याग्रह करते हैं, है ना। कौन सोचे? ये गांधी जी। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। इंग्लैंड के लेजिस्लेटिव असेंबली में, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उसको पेश कर दिया गया, और पेश करके उसको पास भी कर दिया गया बहुत जल्दबाजी में। क्यों? ताकि यहाँ कोई राजनीतिक पार्टी या कोई अगर विरोध कर रहा है तो उस व्यक्ति को क्या करना है, तुरंत बिना मुकदमा चलाए उसको 2 साल तक जेल में डाल देना है। तो अगर यह एक्ट लागू हो जाता है, और यह एक्ट अगर मान लो कि रह जाता है, तो बहुत सारा आंदोलन हम लोग का रुक जाता है। इसके खिलाफ महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन चाहते थे। इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों को आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए थे। दुकानें बंद हो गई थी। इस व्यापक जन उभार से चिंतित तथा रेलवे व टेलीग्राफी जैसे संचार सुविधाओं को भंग हो जाने की आशंका से भारतीय अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया। मतलब सारे जगह सभी सरकारी संस्थाएं लगभग बंद हो रही थी। क्यों? गांधी जी का अवज्ञा आंदोलन जो था। और तब जो है ये क्या कहता है, अंग्रेज लोग जितने भी भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल थे उन पर दमन स्टार्ट कर दिया। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। बोला गया दिल्ली नहीं जा सकते हैं। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। जो तुम जलियांवाला नाम से जानते हो, वही सभी जुलूस कर रहे थे और चारों तरफ से घेर कर उस पर क्या किया, गोली चला दिया। इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशन पर हमले करने लगे। जब देखा कि ऐसा शांतिपूर्ण जुलूस पर भी अगर हमला हो रहा है, तब क्या किए, जो आंदोलनकारी थे वे लोग क्या किए, बैंक पर हमला बोल दिए, डाक खाने पर हमला बोल दिए, रेलवे स्टेशन पर हमला बोल दिए। मतलब आंदोलन आ गया। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। और इस समय जो जनरल था, जो इस सबको संभाला था, इन सब कानून को, रॉलेट एक्ट के समय, वो का नाम था उसका जनरल डायर। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना वैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। काफी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए थे। शांतिपूर्ण एक मैदान चारों तरफ से बंद था। यह जो मैदान था वो चारों तरफ से बंद था और शहर से बाहर होने के कारण वहां जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। मतलब शहर से दूर था, गांव था, तो गांव में बहुत को ये पता भी नहीं था कि मार्शल लॉ लागू हो चुका है। जनरल डायर ने हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्ते को बंद कर दिया। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि सत्याग्रहियों के
जहन में दहशत है और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता है। मतलब जनरल डायर यह बताना चाहता है कि जो हमला किया या जो गोलियां चलाई उससे लोगों के अंदर दहशत पैदा करना चाहता है। किसके बारे में? अंग्रेजों के बारे में। ऐसा करने से वो लोग डर जाएंगे। जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़ताल होने लगी, लोग पुलिस के मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। मतलब लोग आंदोलन पर आ गए। सरकारी कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। मतलब एकदम निर्दयी होकर इसको कुचलने लगे सरकार में। अंग्रेज सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क के घिसट कर चलने और सारे साहिबों को सलाम मारने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए। कोड़े मतलब चाबुक। और गांव यानी गुजरावाला पंजाब पर बम बरसाए गए। मतलब लोग इतने दहशत में लोगों को करने के लिए क्या किया गया? गांव में बम बरसाया गया। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस लिया। जब देखे कि लोग भी इसके पीछे आंदोलन, लोग अपना हिंसा में न करके हिंसा पर आ गए हैं और सरकार अंग्रेज तो हिंसा में था ही। जब देखे कि आंदोलन अब हिंसात्मक होने लगा तो उन्होंने तुरंत इस आंदोलन को क्या किए? वापस ले लिया। भले ही रॉलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। कहाँ था? कस्बे, छोटा शहर जिसको कह सकते हो, है ना, उसमें ही सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नजदीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नजदीक ला सकते हैं। मतलब खिलाफत आंदोलन अगर करते हैं तो हिंदू मुसलमान एक होकर ये आंदोलन के खिलाफ लड़ेंगे तो क्या होगा कि ये आंदोलन बहुत आगे बढ़ेगा। और इनका मानना भी था कि सिर्फ हिंदू या सिर्फ मुसलमान कोई आंदोलन को अगर चलाते हैं तो आगे ज्यादा ये बढ़ नहीं सकेगा। अगर हिंदू मुस्लिम एक होकर लड़ेंगे तो क्या होगा? ये आंदोलन बहुत ज्यादा आगे चलेगा। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाह फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इसे मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। मतलब स्वराज मतलब हमको अपना राज्य चाहिए जिस पर किसी दूसरे का राज्य मतलब शासन नहीं होना चाहिए। तो इस स्वराज के लिए और जो खिलाफत जो तुर्की में हुआ उस खिलाफत खलीफा का बीच जो आंदोलन है, इन दोनों का समर्थन में लेकर एक आंदोलन होगा। उसका नाम रहेगा असहयोग आंदोलन और इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों लड़ेंगे। असहयोग ही क्यों? अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है। मतलब एक बात है, जब हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आया था तो कितनी सैनिक उसके साथ आए होंगे? मान लेते हैं 1500 सैनिक आए होंगे या 1000 सैनिक आए होंगे या 500 सैनिक आए होंगे। उसके बाद उन्हीं सैनिकों के सहयोग से हमारे भारतीय सैनिक उनके साथ जुड़े और वही उसी के ताकत पर वह क्या किए, उन्हीं के मेल मिलाप पे धीरे धीरे हमारे देश में वो बढ़ गए और उनके सेना में मुश्किल से नहीं सबसे ज्यादा भारतीय लोग ही थे। तो इसका मतलब हुआ कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ अर्थात और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। मतलब अगर भारतीय इसमें नहीं शामिल होंगे तो इसका आंदोलन ऐसा होगा, असहयोग आंदोलन होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि उनका कोई भी काम नहीं करेगा। कौन? हमारा इंडिया का आदमी। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा। मतलब अगर हमारे सारे भारतीय जो अंग्रेज के यहाँ काम कर रहे हैं वो काम को छोड़ दें
तो क्या होगा, हमारा वो उनके पास काम करने लायक कितने अंग्रेज यहाँ पर हैं, तो करेगा कौन। तो इस तरह से उनका जो है सारा का सारा बोरिया बिस्तर लेके बांध कर चल जाएंगे और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। हमारे देश में अपनी स्वतंत्रता रहेगी, हमारा अपना राज्य रहेगा। असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था? गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देना चाहिए। सबसे पहले क्या करना है, जिस लोग को जो पदवी दिया गया था सरकार ने, अंग्रेज सरकार ने दिया था, उसको लौटा दे। सरकारी नौकरियां, सेना, पुलिस, अदालतें, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। मतलब जो भी सरकारी उस समय के अंग्रेजी सरकार का जो भी स्कूल था, जो भी कोर्ट में काम करते थे, बैंक में काम करते थे, अदालत में काम करते, सेना में काम करते, पुलिस में काम करते, विधायी परिषद में काम करते, वह सब को छोड़ देना, विदेशी वस्तु तक को स्वीकार नहीं करना, बहिष्कार करना। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन या अभियान भी शुरू किया जाएगा। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करते थे कि कैसे आंदोलन को समर्थन में किया जाए। कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों पर सशंकित थे। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषदों के लिए होने वाले चुनावों का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे कि यह परिषद का अगर हम लोग विरोध करते हैं तो और कुछ हो सकता है। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचातान चलती रही। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई। मतलब कि यह असहयोग आंदोलन होना तय हो गया। तब आंदोलन किस तरह आगे बढ़ा, उसमें किन लोगों ने हिस्सा लिया, विभिन्न सामाजिक समूहों ने असहयोग के विचार को किस तरह समझा, वो देखेंगे हम लोग आगे के क्लास में। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। फिर से तुम लोग को बोल रहे हैं कि ये जितना हम पढ़ाए इसको बहुत अच्छे ढंग से फिर से रीडिंग करना है बुक में, और ये जो मतलब बताया गया इसको सुनना है, किताब सामने रहना चाहिए। इसको पढ़कर सुनोगे तो दिमाग में जाएगा भी, समझ में भी आएगा, और ऑटोमेटिक है कि यह बात जब दिमाग में चला जाएगा तो क्वेश्चन आंसर तुम्हारे दिमाग में आएगा कि इसके कुछ क्वेश्चन हैं तो हम बनाते हैं। ठीक है। दूसरी बात जो तुम लोग को बोला गया है, प्रत्येक दिन अपने माँ पिताजी को पैर छूकर प्रणाम करना है। ठीक है, उनसे आशीर्वाद लेना है और प्रत्येक दिन आपको ये काम करना है। दूसरी बात, अभी बाजार जा रहे हैं, बाजार जाने में कोशिश कीजिए मास्क लगाएं, और काम नहीं है तो बाजार जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, सुरक्षित रहना है, और जो YouTube पे आप देखते हो इसकी वीडियो, उसमें अपने नाम लिखकर प्रेजेंट सर करना है। ठीक है, अगर आप नाम नहीं लिख रहे हो तो मैं यहाँ प्रेजेंटेशन उसका नहीं कर रहा हूँ, सीधी सी बात। मैं उसी का प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ जिसका नाम सही वहां लिखा हुआ है। अगर उसका ईमेल जीमेल जो भी बना हुआ है उसके नाम से अगर बना हुआ है और वो कर रहा है तो उसका नाम आ रहा है। अगर वो उसका नाम से नहीं आ रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि उसका नाम से नहीं बना हुआ है, तो उसको अपना नाम प्रॉपर लिखकर तब प्रेजेंट सर करना, तो तुम्हारा यहाँ पे अटेंडेंस बनना, समझे। दूसरा, अभी आप लोग सभी कोई प्रेजेंट नहीं कर रहे हो, इसका मतलब है सभी कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह का पढ़ाई अभी आपको सितंबर तक ढोना पड़ेगा। सितंबर तक अभी स्कूल तो खुल नहीं रहा है, हो सकता है लॉकडाउन और बढ़ जाए। अभी तो लॉकडाउन खोलने का व्यवस्था हुआ है ना, लेकिन पूर्णतः ये अभी खुलेगा नहीं। जैसे जैसे बढ़ रहा है, देखो कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हो सकता है स्कूल पर न खोला जाए, तो क्या होगा, तुम्हारा पढ़ाई इसी तरह करना होगा। अभी देखो मई महीना तक बीत गया, जून भी इसी तरह बीत जाएगा, जुलाई भी बीत जाएगा, अगस्त भी बीत जाएगा, सितंबर भी, देखते देखते 3 महीना तुम्हारा गुजर गया। ये दिमाग में बैठा लेना है कि पढ़ाई इसी तरह भी चलेगा, और इस तरह पढ़ने के लिए हमको क्या करना है, समय निकाल कर इस पर थोड़ा सा वीडियो देखना है, पूरे वीडियो को देखना है, आधा नहीं। ओके, जो समझाया जा रहा है उसको बढ़िया से कॉपी में उतारना है, कुछ टू द पॉइंट निकालना है, कुछ क्वेश्चन सब बन रहा है तो उसको बनाना है। ठीक है, ओके, बाय।